नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत 2 भाग 2 अध्याय 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो उत्तर होगा, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत? तो क है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ये कथन सही है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की एक स्थापना की, ये कथन भी सही है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, तो ये कथन भी सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं, दस्तावेज, पांडुलिपियाँ और कार्यालयी कागज अभिलेखों में रखे जाते हैं। ख है, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का इतिहासकार था। आलू, मक्का, मिर्च और चाय, कॉफ़ी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। हमारा उत्तर होगा, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका। पहला है सिंचाई में रहट का प्रयोग, दूसरा है कताई में चरखे का प्रयोग और तीसरा है युद्ध में बारूदी हथियारों का प्रयोग। पांचवा प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। इसका उत्तर होगा, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन। हिंदू धर्म में परिवर्तन, नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती उनकी सत्ता, नए नए शासक इनके संरक्षक बने, भक्ति की अवधारणा का उदय। दूसरा होगा नए धर्मों का आगमन। अब है प्रश्न नंबर 6, पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? उत्तर है, विगत कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। यथा 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज एसिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान अधिकार क्षेत्र में आते थे। इस प्रकार हिंदुस्तान से उनका आशय पंजाब, हरियाणा तथा गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से था। 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सत्व के रूप में किया। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों तथा यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इस प्रकार हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े जो आज हम जोड़ते हैं। आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? उत्तर है, जातियों के मामले निम्न प्रकार नियंत्रित किए जाते थे। सबसे पहले, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। 8वां प्रश्न है, सर्व क्षत्रिय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, सर्व क्षत्रिय साम्राज्य से आशय है एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो और जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो। 9वां प्रश्न है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? उत्तर होगा, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के समक्ष निम्न प्रमुख समस्याएं आती हैं। पहला, मूल पांडुलिपि की लिखावट को समझने में समस्या हो सकती है। मध्यकाल में लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते थे। पांडुलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई।
इससे बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई, क्योंकि मूल पांडुलिपि प्रायः उपलब्ध नहीं होती हैं। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 10वां प्रश्न है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? उत्तर होगा, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत को कालों या युगों में विभाजित करते हैं। इस आधार पर इतिहासकार प्रायः इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन इतिहास का एक कालखंड भी अनेक बदलावों से भरा होता है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी व 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे यह आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों में इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहते हैं। इसके साथ ही आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।